हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली डिमांड। अभी हम डिमांड पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इसके हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये इसका पार्ट 3 है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड दोनों के ही फंक्शन, शेड्यूल एंड ग्राफ। और आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियोस को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिविजुअल डिमांड मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड जब हम किसी एक पर्सन की या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन की डिमांड की बात करते हैं उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड का जो फंक्शन है वो कैसे होता है, देखो, इट इज अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब ये रिश्ता है किसका, डिमांड का, और जो उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसका। सिंपल है। उसको डिमांड कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन कैसे करता है डिमांड, हमें बस इतना बताना है। डिमांड को उसके जो फैक्टर्स हैं वो सबके सब इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो पार्ट 2 है वो जरूर देखो, तभी आपको ये समझ आएगा। तो जो भी इसके फैक्टर्स थे हमने पढ़ा था, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर प्राइस वाला जो भी पार्ट था, तो वो सब इसको इम्पेक्ट करते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, कि हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, है ना। अगर प्राइस, मान लो कि हम, मेरे पास 100 रुपए है और मैं 10 रुपीज के 10 पेन खरीदती हूँ हर महीने, लेकिन जो प्राइस था पेन का वो 10 से बढ़ के 20 हो गया, तो क्या मैं अभी भी 10 ही पेन खरीदूंगी? नहीं, मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगी, मैं और 5 पेन खरीदूंगी। तो आप देख रहे हो कि प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड कम होगी। तो जो सीधा सीधा प्राइस था वो डिमांड को इम्पेक्ट कर रहा है। तो देखो ये फिर से देख रहे हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर गुड, एक गुड पे जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है वो, एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो फैक्टर्स डिमांड के फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं उसको याद कर लेना। dx मतलब डिमांड ऑफ गुड एक्स। एक्स क्योंकि हमें नहीं पता अभी हम किस गुड की बात कर रहे हैं, वो एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, एनीथिंग, पेन हो सकता है, कुछ भी। तो देखो, जब हम कह रहे हैं dx मतलब डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड एक्स, उसको क्या इम्पैक्ट करता है, क्या फंक्शन है उसका, px याद रखेंगे, प्राइस ऑफ गिवन गुड। जो आपका गुड है, गिवन गुड पेन हो सकता है, एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, एनीथिंग, तो उसका प्राइस उसको इम्पेक्ट करता है। हमने सब पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, जैसे पेन एंड पेंसिल, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, जैसे पेन और इंक, वो दोनों एक दूसरे के बिना वर्क नहीं करते। तो इससे भी इसकी डिमांड पे इम्पेक्ट पड़ता है। देन वाई, वाई मैंने आपको बताया था, वाई इनकम को डिनोट करता है। इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और इनकम के घटने से डिमांड घटती है। पर इसमें भी हमने पढ़ा था कि 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक तो नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड, वो भी आप लास्ट वीडियो में देखिएगा। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी भी चीज का टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर घट रहा है तो घट जाएगी। नेक्स्ट क्या है बाबू, एफ, फ्यूचर प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर में उस गुड का क्या प्राइस होने वाला है। कल प्राइस बढ़ेगा तो हम आज की डिमांड घटा बढ़ा देंगे, नहीं, कल प्राइस बढ़ेगा तो हम आज की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि आज, कल को तो वो महंगा हो जाएगा तो हम उस गुड को आज ही खरीदेंगे, और अगर कल को उसका प्राइस गिरने वाला है तो हम आज की डिमांड कम कर देंगे, फिर हम उसको कल ही खरीदेंगे। तो बाबू ये था फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, बहुत सिंपल है। ठीक है। अब देखो, इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका शेड्यूल क्या है और इसका ग्राफ क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड का जो शेड्यूल होता है, पहले तो ये समझो कि शेड्यूल है क्या। शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, कि जो प्राइस है उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे ही मान लेते हैं कि जो प्राइस था ना, पहले 1 था, वो बढ़ के 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, देन 5 हुआ। तो ये हमारे प्राइस की रेंज है कि वो 1-1 रुपया करके बढ़ता रहा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मैंने क्या कहा था कि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप बनती है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। अब देखो, हम मान रहे थे कि जब प्राइस 1 था तो हम किसी भी गुड की 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, उसका प्राइस बढ़ा, हमने डिमांड कम कर दी, और बढ़ा, हमने और कम कर दी, और बढ़ा और कम कर दी, और बढ़ा और कम कर दी। तो ये क्या हो रहा है कि प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड है वो घट रही है। इसी को हम कहेंगे डिमांड का शेड्यूल, कि क्या चीज बढ़ने से क्या चीज घट रही है। या फिर उसका अपोजिट भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस अब घट रहा था और डिमांड बढ़ रही थी। प्राइस हम मान लेते हैं पहले 5 था, देन 4 हुआ, 3, 2, 1, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस घट रहा है, बढ़नी चाहिए। तो डिमांड 5 पे 1 थी, देन 2, देन 3, देन 4। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल बनाइए एग्जाम में, तो आपको प्राइस
और क्वांटिटी डिमांडेड में सिंपली इतना लिखना है 1 2 3 4 5 एंड देन 5 4 3 2 1। इतना आपको अपने एग्जाम की नोटबुक में लिख के आना है। अब हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल डिमांड होती है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। बाबू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है बहुत सारे चैप्टर्स में। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक लाइन खींची जाती है और फिर ये खींची जाती है एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। आप याद रखेंगे इकोनॉमिक्स में हमेशा यहाँ पे यूनिट ली जाती है, इसको यूनिट को हम क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिए यूनिट और क्वांटिटी डिमांडेड, देन यहाँ पे हम लेंगे प्राइस। अब देखो हमने क्या बनाया था शेड्यूल में कि जो यूनिट थी वो थी हम पहले जो प्राइस था और जो डिमांड है इसके बीच का रिलेशनशिप, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं, ठीक है। अब जो प्राइस था वो 5 4 3 2 1 जो कि घट रहा है, तो हमारी जो डिमांड है 1 2 3 4 5 ये बढ़ रही है। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया 0, देन 1 2 3 4 5, ऐसे बनाना है आपको। यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखो जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है 1, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंट ए मार्क कर दिया। जब प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी हुई 2, तो जब प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई 2, पॉइंट बी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। प्राइस 3 हुआ देन डिमांड वाज 3, देन प्राइस 2 हुआ डिमांड वाज 4, देन प्राइस 1 हुआ एंड डिमांड वाज 5। तो देखो सी डी ई ये हमारे पॉइंट्स बन गए। अब हम इसको सबको मैच कर देते हैं, ये है मेरे डिमांड का कर्व, इसको हम कहते हैं कर्व ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले हमने देखा डिमांड फंक्शन क्या होता है, dx इज इक्वल टू एफ, और उसके अंदर हमने सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इट लिख दिया। फिर हमने समझा कि शेड्यूल क्या होता है और देन हमने शेड्यूल से इसका ग्राफ प्लॉट किया। एग्जाम में अगर आता है आपको कि डिमांड क्या होता है, उसका ग्राफ और शेड्यूल, आप एग्जैक्टली यही बना के आने वाले हैं। अब हम देखेंगे मार्केट डिमांड। मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट डिमांड जब पूरी एक मार्केट की बात करते हैं हम कि एक मार्केट में पर्टिकुलर गुड की पर्टिकुलर सामान की कितनी डिमांड है, उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। तो इसका जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ये सेम है इंडिविजुअल डिमांड की तरह, बस इसमें 3 चीजें और ऐड हो जाएंगी। देखो हमने पढ़ा था ना कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में P of X, then P of related good, price of related good, then we have studied की income and future expectations और taste and preferences। हमने ये ऑलरेडी जो इंडिविजुअल डिमांड है उसमें पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा मार्केट डिमांड में इसके 3 फैक्टर्स और आते हैं, उन 3 फैक्टर्स को समझते हैं। देखो इसमें आ जाएगा सीजन एंड वेदर, देन इसमें आएगा पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन को आप याद रखेंगे पीओ लिखेंगे, इसमें पी से 3 चीजें हो गई हैं, पीएक्स पीआर एंड पीओ, और फिर लास्ट में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो साइज एंड वेदर में एक बार रिवाइंड करा देती हूँ कि सीजन एंड वेदर में जब ऐसे आइसक्रीम का सीजन है तो उसके सीजन में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट डिमांड उसकी अप हो जाएगी। देन पॉपुलेशन, अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है तो मार्केट डिमांड भी बढ़ती है। और देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिस कंट्री में इनकम इक्वल रहती है लोगों की उस कंट्री में जो मार्केट डिमांड होती है वो ज्यादा होती है। अब देखो हम मार्केट डिमांड के शेड्यूल और कर्व, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल और कर्व समझा था, ऐसे ही हम इसका समझाने, बहुत इजी है बाबू। आपने जब अगर वो अच्छे से कर लिया तो ये आपको ऐसे हो जाएगा। सेम चीज करनी है, प्राइस लेना है 1 2 3 4 एंड 5। अब क्योंकि हमें मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो मार्केट में तो बहुत सारे घर आ जाते हैं, उन सब घरों की हमें डिमांड को लिखना होता है, लेकिन हम सब नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, इतने सारे लिखेंगे तो कहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसमें फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि एक हाउस ए है और एक हाउस बी है। तो हाउस ए की डिमांड हम वही मान लेते हैं 5, तो क्योंकि जो प्राइस है बाबू वो रेगुलरली बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, 5 4 3 2 1। ओके हमें समझ आ गया। देन हाउस बी की भी हम ऐसे कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं 1 पे 10 डिमांड थी, आपको खुद से बनाने हैं नंबर्स, आप कुछ भी बना सकते हो, बट ये बना के आओगे तो दैट विल बी इजी और आपको याद भी रहेंगे कि 10 थी तो उसके बाद घट के 8 हो गई, देन 6 हो गई, उसके बाद 4 रह गई और 2 हो गई। अब हमसे कह रहे हैं कि मार्केट डिमांड बताओ, टोटल मार्केट की डिमांड कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट डिमांड, इसको सिंपली ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 15, देन 12, देन 3 और 6 हो गया हमारा 9, देन 2 और 4 6,
और यहाँ पे 3, ये हमारी बन गई बाबू मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड आप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने जब एक हाउस और 2 हाउस की मार्केट डिमांड को कंबाइन कर दिया तो हमारी कंबाइन मार्केट डिमांड बन गई है। अब इसको आप प्लॉट करके भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके नहीं बनाऊंगी, आप फ्री हैंड भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखो फ्री हैंड का मतलब होता है कि बिना कैलकुलेशन के ड्रॉ करना। अगेन यहाँ पे प्राइस लेंगे और मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूनिट या फिर इसको हम क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। अब देखो फ्री हैंड ग्राफ बनता कैसे है, ये एक्स एक्सिस हो गया, देन दिस इज वाई एक्सिस, देन दिस इज 0। तो देखो आप देख रहे हो कि हाउस 1 की जो डिमांड है वो प्राइस के साथ साथ घट रही है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा बनाओगे, ठीक है। हाउस बी की जो डिमांड है वो भी सेम ऐसी है, बस थोड़ी सी आगे है। फिर जो आप मार्केट डिमांड ड्रॉ करोगे ना बाबू, उसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना। इसमें एक चीज याद आपको रखनी है कि जो हाउस ए की डिमांड है वो स्टीप है। स्टीप का मतलब हो जाता है ऐसे फ्लैट, फ्लैट और स्टीप 2 चीज होती है, फ्लैट ये और स्टीप ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी स्टीप कर्व में आती है। देन हाउस बी की जो डिमांड है ये भी स्टीप कर्व में आती है, लेकिन जब आप इनके ओवरऑल कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ जाएंगे और इसमें थोड़ा सा राइटवर्ड ही हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या होगी, ये आपका फ्लैटर कर्व बन जाएगा। तो याद रखेंगे जो इंडिविजुअल डिमांड का कर्व होता है, ये आपके 1 मार्क में आ भी सकता है, जो इंडिविजुअल डिमांड का कर्व होता है वो थोड़ा सा स्टीप होता है, और जो कंबाइंड डिमांड का कर्व होता है वो आपका फ्लैट होता है। बस ये था बाबू इस टॉपिक में, बहुत आसान टॉपिक है। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, आई विल मेक एन शॉर्ट वीडियो अबाउट इट। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।